आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम मईशत और सियासत जावेद मसूद ताहिर भट्टी इस्लामाबाद से। आजकल इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस का एक गैर मामूली अजलास इस्लामाबाद में अभी हो चुका है और उसके जो असरात हैं वो जो उसकी रिकमेंडेशन या जो भी होंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से था और उसकी जब मज़ीद वज़ाहतें आएंगी तो वो भी हम इंशाल्लाह किसी वक्त उसको लेंगे। लेकिन हमारा बराह रास्त ताल्लुक़ चूँकि मुल्क की मईशी माशी और सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रख के बेहतर प्रपोज़ल आपके सामने लाना होती हैं, हुकूमत पाकिस्तान के सामने लाना होती हैं, ताकि लोगों की फ़लाह के लिए, लोगों की भलाई के लिए बेहतर इक़दाम किया जा सके। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं आल पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब फराज साहब। आप इस्लामाबाद टैक्स बार में भी रहे हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं और टैक्स मामलात पे नज़र रखते हैं और टैक्स के हवाले से एक अपनी राय रखते हैं। बहुत मेहरबानी फजल साहब, आप तशरीफ़ लाए आज। शुक्रिया बेटे साहब। इस ख़ास तौर पे सर्दी के मौसम में तो निकलना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है। तो सर, हम शुरू इस हवाले से करते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट के जो सियासी स्टेटमेंट्स थी, मौजूदा हुकूमत की वो पार्टी सर्व कर रही है और फिर वो जो अलायंस बना, तो उन्होंने इतना ज़्यादा स्टेटमेंट इस किस्म की दी IMF के मुतल्लिक, बजट के मुतल्लिक, लोन्स के मुतल्लिक, कारकर्दगी के मुतल्लिक, कि उसका तवक्कुआत जो हैं लोगों की वो ज़्यादा बढ़ गई। और वो तवक्कुआत पे पूरा उतरे हैं या नहीं, वो तो ज़ाहिर है कि जब आइंदा इलेक्शन होंगे तो उसके बाद अवाम इस बात का फ़ैसला करेंगे। हम इस वक्त जो देखना चाह रहे हैं कि ख़ास तौर पे जो एक गैर मामूली जो इन्होंने हरकत अब तक होती रही है वो ये है कि बजट के अलावा फाइनेंस के मुतल्लिक अमेंडमेंट्स और तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा आई। हालांकि इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इसको, तो इसके मुतल्लिक आप कि क्या रिजर्वेशन है या आप इसको बेहतर समझते हैं या समझते हैं कि इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? जी सर, ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है इमरान खान साहब की, ये बहुत बड़े दावों के साथ जी हाँ, वो मैंने पहले वादे किया जी, लेकिन सियासी स्टेटमेंट सब देते हैं जी, लेकिन इनकी सियासी जो स्टेटमेंट थी वो काफ़ी बुलंदोबाला थी। अब होता ही है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी और परसेप्शंस उस हिसाब से पीछे रह जाती हैं। तो जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हों और परसेप्शन ना हो सके तो सेटिस्फेक्शन लेवल बड़ा स्लो हो जाता है। तो बेसिकली हमारी आवाम जो है वो सेटिस्फाइड इसलिए ना हो सकी कि जो जो उन्होंने दावे किए थे वो उनमें से कोई भी पूरा ना कर सके, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो पहले से भी हालात बदतर चले गए। अब उन हालात बदतर होने की वजूहात पे, जैसे आप चाह रहे थे कि देखा जाए कि टैक्स में पहली जो औद के बाद पहली जो तकरीर थी उसमें जो पहली स्टेटमेंट थी वो FBR के बारे में थी, इमरान खान गवर्नमेंट साहब की। और हमारे इमरान खान साहब, हमारे वज़ीर आज़म, इन्होंने कहा कि मैं टैक्स निज़ाम को ठीक करूँगा ताकि रेवेन्यू आए और जब रेवेन्यू आएंगे तो फिर हम अपने कर्ज़े उतारेंगे। और ये इसके लिए कुछ इस्लाहात हमें रिक्वायर्ड थी, वो इस्लाहात ना ला सके, बल्कि हमने तब्दीलियाँ करते रहे, चेयरमैन, 4 चेयरमैन, हमारे 5 चेयरमैन चेंज हुए, 5 चेयरमैन FBR के, और किसी को भी मुस्तकिल काम करने का मौका ना मिल सका। कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो वो कैसे काम करेगा? जी, नहीं हो सकती। बिसाइड्स ये हुआ कि देखें टैक्स आता कहाँ से है, ये आता है हमारी आवाम से, जिसमें मेजर क्लास जो है वो हमारी इम्पोर्टर बिज़नेस क्लास और सैलरीड क्लास है। अब इनकी इस्लाहात के लिए कवानीन में जो तब्दीलियाँ रिक्वायर्ड थी वो ना की, बल्कि ऐसी तब्दीलियाँ की जिससे मज़ीद हार्डशिप्स आ गई। कभी बैंक को असेस दे रहे हैं और कभी बैंक को असेस नहीं दे रहे। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ जो बड़ी काबिल गौर थी वो थी एतमाद की फ़ज़ा ना थी। हमारी जो आवाम है उन्होंने जब देखा कि ये काम इस किस्म के कर रहे हैं जो कि फ्रेंडली नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि एतमाद खो दिया। अच्छा, अब होना ये चाहिए था यहाँ पर कि हम फौरी तौर पे टैक्स पेयर के ऊपर कुछ इस किस्म की वर्किंग करते
जिससे उसको एक ऐसा एतमाद और ऐसी एक बहाल हो जाता जिससे टैक्स देने में वो खुशी महसूस करता है। उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि दुनिया का एक निज़ाम है गिव एंड टेक। तो हमें ये बताना है कि आपका टैक्स अमाउंट कहाँ जा रही है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कल्चर ही नहीं है। हम बताएं किसी को कि आपका पैसा लग कहाँ रहा है, कौन सा पुल बन रहा है, कौन सा डैम बन रहा है, हमें ये नहीं मालूम। हमें बस ये कहा गया कि आप बस देते रहें टैक्स। तो जब तक मुझे इसके ऊपर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मैं अपने पैसे कहीं ज़ाया नहीं करूँगा। ये एक कुदरती एक निज़ाम है। नहीं, वैसे भी जो बिज़नेस करता है वो अपना रोटी कमाने के लिए कर रहा है, अपने फैमिली को अच्छी लाइफ के लिए कर रहा है। इन एडिशन टू दैट वो वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन करता है टुवर्ड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। तो यही है, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में भी ज़कात का सिस्टम यही है ना कि ताकि सब लोगों की वेलफेयर हो। वो वेलफेयर कैसे होगी? जब एक दूसरे पे एतमाद, कि हम दूसरे लोगों का ऐसे ही एतमाद बहाल करें, एतमाद बहाल होगा। अच्छा, अब ये देखिए, टैक्स देना एक वैसे ही हार्डशिप है दुनिया पूरी में। आप अपने 1/3 आमदनी उठा के गवर्नमेंट को दे देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री। जब आवाम को ये पता है कि हमें सरकारी हस्पताल अवेलेबल नहीं है पूरी फैसिलिटीज़ के साथ, हमारे सरकारी स्कूल हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, हमारा थाना हमें पूरी तरह इंसाफ नहीं दे सकता, हमारा जुडिशल सिस्टम हमें वो इंसाफ नहीं दे रहा, हमारे जब उनको सब कुछ नज़र ये आ रहा है तो अब उनका पैसा देना भी जायज़ नहीं है। वो उस वक्त तक जायज़ नहीं है जब तक उनके उस पैसे को हम बताएं ना। देखें, आपका टैक्स मनी वर्क कर रहा है कहाँ पर, ये आपको बताया जाए तो मुझे खुशी है देने में कि यार ये मेरी वजह से हॉस्पिटल एक बन रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, अब आते साथ ही इन्होंने तमाम डेवलपमेंट काम रोक दिए थे। ये कलमिया हुआ। अब जब आप डेवलपमेंट वर्क रोकेंगे, कौमी नुकसान हुआ। अब जब डेवलपमेंट वर्क रोके, खैर पैसा कहाँ गया ये एक अलग बहस है, मैं सिर्फ टैक्स के ऊपर बात करूँगा। तो जब डेवलपमेंट रोक दिए तो हुआ क्या, फिलफोर आपका काम टैक्स मनी रुका आपका। और मैं ये समझता हूँ कि नाहली रही यहाँ पे गवर्नमेंट की। बहरहाल मैं चाहूँगा टैक्स की जो कलेक्शन है उसमें तो इजाफा हो रहा है ना जी। देखिए, उस पे फर्क नहीं पड़ रहा। सर मैं यहाँ पे आपकी बात काटता हूँ। देखिए सर, इन्फ्लेशन रेट के साथ मुआवजा करें तो ये इजाफा नहीं हुआ। देखिए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई है। जिस शरह से महंगाई है, अगर एक चीज़ 100 की 200 की हुई है तो 17 का 34 रुपये टैक्स तो आना है। वो टैक्स रेशियो जो बढ़ी वो इस वजह से बढ़ी कि महंगाई बहुत हुई, और जो महंगाई है वो प्रोपोर्शनेट कर रही है इन्फ्लेशन की वजह से आपके टैक्स को। लेकिन इवन देन चीज़ों की जो क्या कहना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई में तो फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। देखें, डिमांड, देखें सर, ज़रूरत जो है लोगों ने तो लेनी है, ज़रूरत पूरी करनी है, चाहे वो किसी भी तरीके से की जाए। लेकिन अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ महंगाई हो रही है तो ज़रूरत तो होगी पूरी। देखें, हमारी ये है कि जो पैसे ज़्यादा नोट छापने से महंगाई ज़रूर बढ़ी है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। ये जो महंगाई है परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से भी होती है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि अवाम खुशहाल है। देखें, जो सैलरी क्लास है, किसी की सैलरी तो नहीं बढ़ी, उस रेशो से तो नहीं बढ़ी। तो बिलाशुबा मैं ये समझता हूँ कि फेलियर है। देखिए, इफ़ एंड इज़ राइट ऑल इज़ राइट। तो हमने देखा कि ये जो एंड पे आके इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो नाकामी में रही, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फेलियर है। अभी तो टाइम है उनके पास, 1.5 साल रह गया। अब तो ये 1 साल तो वैसे इलेक्शन का हो जाता है। जी। और बाकी मैं नहीं समझता, इनके तो दावे तो 90 दिन के थे। मैं बहुत ज़्यादा सियासी हो रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि टैक्स के ऊपर हम बात करें। सियासत भी हमारा टॉपिक है, हमारा मईशत और सियासत दोनों टॉपिक है हमारे। जी बिलाशुबा, उससे रेलेवेंसी जो भी बनती है। जी बिलाशुबा। अभी मैं हाल ही में आपको एक और भी नाहली की बात करूँगा, और मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल की आपकी वसातत से आवाम तक और हुकूमत पाकिस्तान तक ये बात पहुँचे। इन्होंने एक कस्टम के बड़े अच्छे एक ऑफिसर को टैक्स मुहसिब लगाया। देखें, यहाँ पे क्रेडिबिलिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है डोमेन की, यहाँ बात हो रही है मिसफिट की। तो एक आदमी कोई भी जो 30 साल काम करता है एक डिपार्टमेंट के साथ,
उसके साथ उसकी एफिलिएशंस हैं, जहाँ से उसने सैलरी ली, जहाँ से उसकी पेंशन आ रही है, ताल्लुकात बनाए, ताल्लुकात बन जाते हैं, उठना बैठना खाना पीना खुशी गमी, ये मुमकिन नहीं हो सकता कि वो उनके खिलाफ को काम करे। और उसने इस चीज़ का बरमला इजहार अपनी तकरीरों में भी किया, वो जो नहीं करना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए था। और अगर नहीं, असल तो इसमें सर गलती क्या है कि इनकी अपॉइंटमेंट ही यहाँ नहीं होनी चाहिए, और अगर हो गई तो उनको ये नहीं कहना चाहिए। अब कॉम्पिटेंट आदमी है, कोई बात नहीं, कॉम्पिटेंट हो गया, गलती हो गई, नहीं स्टेटमेंट देते हुए मेरा नहीं ख्याल है वो खुद वजाहत करें उसकी कि सर। सर एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुआ, और उन्होंने कुछ फ़ैसले भी ऐसे किए जो टैक्स पेयर्स के ख़िलाफ़ हुए, बल्कि उन्होंने कई फ़ैसलों में अपने फाइंडिंग्स में डिपार्टमेंट को सपोर्ट किया। रीज़न बीइंग कि वो जहाँ पे उन्होंने जो काम किया है इतने सा, वो उससे उस अपने आप को जुदा नहीं कर सकते। एक माइंडसेट होता है, माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ, और पूरे पाकिस्तान टैक्स बार में जितनी बारें हैं, सब ने जो जिस एडवाइज़रशिप पे था, जो जिस जगह कमेटी में था, सब ने रिज़ाइन किया, सब ने रेजोल्यूशंस पास किए हैं। और ये क्या हुआ, फिर एतमाद ख़राब हो गया। अब टैक्स पेयर को जो एक आखिरी होप होती है वो टैक्स FTA होती है। आपने वो भी रास्ता बंद किया। देखिए ना, कंप्लेंट जहाँ जानी है वो खुद ये कह रहा है कि मैंने कोई एक्शन नहीं लेना। इस तरह से ओपन कहना बहुत, हाँ देखिए, ओपन कहना, चलिए सर, और अगर इसको आगे चले। जी सर, वो ओपन क्यों ना कहें, उनका जहन बना हुआ है। नहीं सर, ये पर्सनल नहीं है मेरी, तो इस चैनल से मैं ये बात अपनी पहुँचाऊँगा। उस पर थोड़ी सी राय मुख्तलिफ हो सकती हैं, क्योंकि देखिए बहुत अच्छे लोग भी जो इनकम टैक्स से ही थे, जो पहले टैक्स अम्बड्समैन में जो पहले सेक्रेटरी थे अम्बड्समैन के, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही थे सप्तान साहब, लेकिन वो बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंड के थे। उन्होंने माशाल्लाह बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया, वो भी तो टैक्स से ही थे। बाद में भी जो बैठते हैं साथ एडवाइज़र, सारे टैक्स से ही होते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात उनकी एक स्टेटमेंट गलत आ गई, और फिर उन्होंने, आप बता रहे हैं कि उनके एक्शन भी कुछ गलत हो गया, तो उससे क्लियर करना चाहिए। तो मैं बहरहाल ये चीज़ एक, थैंक यू फॉर वेरी मच। मैं भट्टी साहब, मैं ये चाहूँगा कि इस चैनल की वसातत से बात मिनिस्ट्री तक जाए, और वज़ीर-ए-आज़म साहब इस बात पे एक्शन लें, और जहन में रख लेते हैं एक बात को कि हर आदमी अपने एक माइंडसेट के अंदर काम कर रहा होता है। आप उसको, और ख़ास तौर पे इतनी उम्र में जाके चेंज नहीं कर सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। और क्या टैक्स मोसिब के लिए कोई और लोग नहीं है? जुडिशरी भरी पड़ी है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं हमारे, और हाई कोर्ट के जजेज़ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगर कोई एक्शन ना भी लें किसी डिपार्टमेंट के बनने का, अवाम का तो एतमाद रखते हैं। अच्छा, मोतसिब का अदारा जब बना, वो वफाकी मोतसिब पहले थे, सरदार इकबाल साहब पहले मोतसिब थे, और वो बड़ा एक पाकिस्तान का एक बड़ा नाम थे, और उन्होंने बड़ा नाम कमाया भी। उसके बाद भी जब जो लोग आते रहे, उनका एक बड़ा नाम था टैक्स मोतसिब। इसी तरह से फिर जब टैक्स मोतसिब बने, तो जैसे सलीम अख्तर साहब पहले टैक्स मोतसिब बने, फिर मुनीर शेख साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और वो भी बड़ा नाम थे। फिर उसके बाद कंपैरेटिवली आप देख लें, पुलिस से जो सीनियर ऑफिसर लिए गए वो भी इतने बुरे नहीं थे। इसी तरह से इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल, इसी तरह से बैंकिंग ट्रिब्यूनल है, इसी तरह से अब ख़वातीन के वो बड़ा अच्छा, वहाँ सिंध में जनाब तारिक शाहनवाज साहब हैं जो हाई कोर्ट के जज रहे हैं। इस तरह से पहली जो ख़वातीन की जज थी, वो भी जज थी यास्मीन अब्बासी साहबा, हाई कोर्ट की जज थी सिंध हाई कोर्ट। तो ये एक लेवल जो है, लेवल इंडिपेंडेंस उसका होना चाहिए। ये मैं आपसे, तो एज ए होल, ये सिर्फ मैं टैक्स मोतसिब की बात नहीं है, ये तमाम अम्बड्समैन जो है, एक बैलेंस चाहिए, उसमें बैलेंस चाहिए। तो उसकी पर्सनैलिटी इस लेवल पे होना चाहिए, इस टॉप पे, कि वो नीचे लोगों को रिलीफ दे सके। मकसद ही यही होता है कि लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे सस्ता फौरी इंसाफ मिल सके। बजा बात है। इसी तरह फॉर्चुनेट हुआ है जी, बिल्कुल इसी तरह सर देखें, हम ना बदतर की सूरत हाल में क्यों जा रहे हैं कि हमारी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और माशी लिहाज से एक मजबूत मुल्क है, लेकिन क्या बहुत रिसोर्सेज हैं, बल्कि तारीख़ की किताबों में इसको सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहते। हमारा जो माशी निज़ाम है उसमें इस्लाहात अगर थोड़ी सी आ जाएँ तो बहुत जल्दी, वो इकबाल ने कहा ना, बड़ी ज़रखेज़ है मट्टी, ज़रा नम हो मट्टी तो बड़ी ज़रखेज़। तो मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा ना देखें, पिछले तकरीबन 2 साल से डॉलर मुसलसल इम्प्रूव कर रहा है, ऊपर की तरफ अप्रिशिएट कर रहा है, और डिवैल्यू कर रहा है हमारी पाकिस्तान करेंसी को। अब आके
स्टेट बैंक ने कुछ इस्लाहात की हैं, चंद दिन ही हुए हैं, जिसमें उसने कदगन लगा दिया कि $1,00,000 साल का और 10,000 एक दिन से ज़्यादा की आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते बगैर आईडी कार्ड के। और साथ में उन्होंने ये पाबंदी फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज़ को भी लगा दी और पाकिस्तान के तमाम बैंक्स को भी लगा दी। देखिए ठीक है, स्टेप कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। हमें पता है कि हमारी आवाम में कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉलर की ट्रेडिंग कर रहे हैं, डॉलर महंगा बेचते हैं, सस्ता लेते हैं, फिर ऐसे करके ट्रेडिंग करते हैं। तो डॉलर बेसिकली एक प्रोडक्ट बन गई है, जो कि गलत है। डॉलर कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो एक करेंसी है जो ज़रूरत के वक्त हमें चाहिए होती है, चाहे हमने वो इंपोर्ट करना है कोई, चाहे हमने अपनी किस्तें देनी है। लेकिन अब जब किस्त देनी है, डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उससे पहले कोई ऐसे अनासर हैं डॉलर ख़रीद लेते हैं और डॉलर महंगे होने में बेचते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर एक्शन कई साल पहले हो जाना चाहिए था, और अब आके इसके ऊपर स्टेट बैंक ये कंडीशंस लगा रहा है। और वो भी मैं समझ रहा हूँ कि इतनी वजाहत नहीं है कि $1,00,000 बहुत बड़ी रकम है। जी, वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद फिर ये जो स्टार्ट होता है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम मईशत और सियासत में एक बार फिर आप वेलकम। प्रोग्राम जहाँ से हमने मुनक़ता हुआ था वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। जनाब फराज साहब, यार ये देखें, फराज साहब आप माशाल्लाह टैक्स उसमें रहते हैं और टैक्स से वाकिफ़ हैं तमाम निज़ाम से। हमारे यहाँ क्या आप ये समझते हैं कि ये जो हमारे यहाँ अगर ये टैक्स को पब्लिक पे छोड़ दिया जाए, जैसे अब्दुल्ला यूसुफ साहब के ज़माने में 8-10 साल तक ये नया जब ऑर्डिनेंस आया 2001 का, तो उन्होंने कहा खुद रिटर्न दें और कोई चेकिंग नहीं होगा, कोई ऑडिट नहीं होगा। अच्छा, उससे ये तो हुआ कि जो ऑफिसर्स थे वो नकारा हो गए और वो अभी तक इम्प्रूव नहीं कर पा रहे उस लेवल पे जैसे पहले थे, क्योंकि उनकी इनकी कैलकुलेशन और कैसे। लेकिन आजकल मशीनरी का दौर है, कंप्यूटराइज्ड एज है, कंप्यूटराइज से फिर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वहीं बैठ के बजाय इंटरेक्शन हो ही ना, वहीं बैठे आपने चेक किया, अगर कोई समझते जैसे होता है, जैसे डिफ़ॉल्ट मोड पे ले जाएं उसको एक, और एक कंप्यूटर सिस्टम पे लेके चले आप जाएं। क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की आपने। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें किस कदर ज़रूरत है इन असेसमेंट्स और ऑडिट्स की। दुनिया में जो बाय फोर्स कलेक्शन है वो 8% है रिटर्न्स के अलावा। जो वॉलंटरली कंप्लायंस जितने भी लोग कर रहे हैं वो टैक्स दे रहे हैं। और जब आप आते हैं ऑडिट एंड अपील्स में, ऑर्डर्स में, तो वो टोटल रेशियो 8% है ऑफ द टोटल। अभी हमारे यहाँ की दुनिया में, ये पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में इससे कम ही है। अब सिर्फ 8% के लिए हमें इस कदर एक्स्ट्रा एफर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं होनी चाहिए कि हम एक पूरी टैक्स मशीनरी को लगा दें। शायद दूसरे कामों पे बहुत अच्छे चले जाएं तो 10% पे चले जाएंगे, तो 10% इज़ नो कोई सोर्स नहीं है, कोई इतनी इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आती। भी नहीं जा सकते बिलाशुबा। फिर जैसा आपने ये कहा कि 8-10 साल बीच में ऑडिट ना हो सके, तो शायद हमारी टैक्स मशीनरी जो है वो काफ़ी नकारा रही। ऐसा हम इस एंगल से ले सकते हैं बात, लेकिन हुआ ये हुआ ये कि उस पीरियड में हमारा एक पुराना ऑर्डिनेंस रिपील हुआ और नया ऑर्डिनेंस लाया गया। उसमें भी ऑफिसर्स को एक टाइम रिक्वायर्ड था उसको समझने के लिए, यही प्रॉब्लम अवाम को भी, टैक्स वकला को भी। तो वो फिर एक ऐसा पीरियड बीच में रहा 8-10 साल के, रेवेन्यू कलेक्शन हमारी जो है ना बाय ऑर्डर्स वो ना होने के बराबर रही। लेकिन अदरवाइज उसका हुजम तो बढ़ गया। लेकिन जी यही मैं कहने लगा था, जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही कहने लगा था कि उसकी वजह से वॉलंटरली कंप्लाइंस हमारी बहुत अच्छी बात, वही बात। और उसी पीरियड में सबसे अच्छी हमें कलेक्शन मिली है, परसेंटेज के हवाले से देखा जाए तो बहुत इम्प्रूव किया। इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, आप ये समझते हैं? आप क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, ये जो ऑडिट और असेसमेंट्स और अपील्स बीच में लेकर आए हैं ना, रिकवरीज, ये पुराना ऑर्डिनेंस ही तकरीबन बन गया। अगर इतना ही उसको फॉलो करना था, फिर नए ऑर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं थी। देखें, फिर तो इतनी एफर्ट्स और इतने ज़्यादा अखराजात की ज़रूरत ना रही थी, फिर तो उसको कंटिन्यू कर लेते ना। अच्छा, इसमें देखें एक बात है, जो हमारा रेवेन्यू है ना, हमें ये देखना ये है कि वो बाय विच मीन्स
इट इज़ बेटर एंड ईजी टू कलेक्ट। हमारा जो टैक्स मेजर में अगर हम गौर करते हैं ना, तो जहाँ हमने अपने टैक्स पेयर को सहूलियात दे के फैसिलिटेट किया है, ही फील मोर हैप्पी टू पे टैक्स, बजाय से कि असल में जो आ जाता है ना टैक्स खुद ब खुद ही उससे डायरेक्ट से जो आ जाता है टैक्स, तो इतनी ज़्यादा उसकी ह्यूज अमाउंट है तो उधर ही छोड़ दें, उसी पे छोड़ें, उसी को चेक करते रहे, उसी को करते, उसी पे छोड़ दें, विद होल्डिंग पे रहने दें। हाँ, अलबत्ता ये है कि इस टैक्स मशीनरी को, आप वाली बात है, किसी और से अच्छी जगह इस्तेमाल करें। लेकिन देखें हम क्या कर रहे हैं, हमें सबसे पहले अपनी डायरेक्शन सीधी करनी है। जब तक हम डायरेक्शन सीधी नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि हम अपनी जगह पे पहुंच सकेंगे, अपनी मंजिल पे। मुंह हमारा किसी और तरफ है, जाना हमने कहीं और है। देखिए कलेक्शन क्या है, हम हार्डली अब हम पहुंचे हैं 4%। अगर 4% को ही पहुंचना था हमने 70 सालों में जाके, तो हम आवाम को ओपन छोड़ देते, कम से कम दुबई की तरह बिज़नेस तो ग्रोथ करता। टैक्स बेसिकली इस वक्त एक सोशल ईवल बन गया है पाकिस्तान की इकॉनमी में। एक ऐसा सोशल ईवल बन गया है कि जिसकी वजह से ना बिजनेसमैन काम कर रहा है, ना इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से कर रहा है। अच्छा, हुजम कितना है? वो 4%। वाइट मनी करने में ही वो बेचारा लगा हुआ है, कभी इंडस्ट्रीज़ का इंतज़ार हो रहा होता और कभी कुछ। ब्लैक मनी वो मार्केट में ला नहीं सक रहा होता। और फिर मैं कहता हूँ बार बार कि उसका हुजम कितना? 4%। तो इस 4% की वजह से क्या हमने पूरी आवाम को एक फियर ऑफ टैक्सेस में डाल दिया? एक फियर है। आप उस फियर से उसको निकालें फिर कि जी ठीक है, हमें ये 4% जो आप देते हैं, हम आपको वॉलंटरी कंप्लायंस पर छोड़ देते हैं, नो सोर्स भी नहीं मांगते आपसे, आप जो टैक्स देंगे हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा। जैसे दुनिया में भी यही है, जो टैक्स जितना दे रहा है इट इज़ एक्सेप्टेबल अनटिल अनलेस कि वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन में जाता है। हमने डेफिनेट इन्फॉर्मेशन में जाता है, ऑडिट से पता चलता है कि कहीं कोई गलती हो गई है तो उसको ठीक कर ले, हमने जब वो खुद भी कर देते जी, हमने इस डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को दोबारा असेसमेंट बना दिया। जी हाँ, ये गलत कहती है। देखिए फिर बात फिर वही होगी डायरेक्शन लेस। अब हम कहीं और जा रहे हैं, कानून हमें कहीं और लेके जाना चाह रहा है, मईशत हमें कुछ और मांग रही है, आवाम पिस रही है बीच में से। उसका काम क्या है कि भाई मुझे ये बता दीजिए कि मुझसे पूछा क्या क्या जाएगा, उसको अभी तक नहीं पता। उसको ये पता है कि बस एक टैक्स अथॉरिटी है जिसने आपको छोड़ना नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ज़रा उनको भी ज़रा थोड़ा पॉइंट आउट समझ लें। मुझे खुशी है कि एक अच्छे फोरम पे मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए कुछ बैरियर्स हैं। वो बैरियर्स क्या हैं कि हमारे और टैक्स देने के दरमियान कुछ बैरियर्स हैं। सिवाय चंद टैक्स के वकला, टैक्स वकला सारे, कुछ अवाम चंद डिपार्टमेंट के लोग टैक्स को समझते हैं। जी, बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, उसको इस तरह ये आबादी 0.1% बन जाती होगी मुश्किल। तो इसका मतलब है कि जो 99.99 आबादी है उसको टैक्स का नहीं पता। फिर इसका मतलब बावजूद कि वो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं पता। नहीं, हम खुद जो टैक्स दोएंगे हम भी रिटर्न तो नहीं भर सकते। हमें समझनी पड़ती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। हालांकि वो उसको दावा कर रहे हैं कि इजी है, लेकिन देखिए वो उनके लिए इजी है जो जिसमें काम कर हर वक्त काम कर रहे हैं प्रैक्टिस में। हमने अपनी आवाम से उस कानून को दूर रखा हुआ है। क्या कभी किसी ने सोचा कि इसको उर्दू वर्जन में दे दें? क्या इसको आसान बना दें? इस कदर कॉम्प्लिकेटेड 600 सेक्शन है, सब सेक्शंस मिलाएं तो पता नहीं कहाँ जाती है बात। तो क्या हमारे यहाँ तो ये है कि जो चालान काटने वाला है उसको सेक्शन याद नहीं होता कि मैंने नंबर प्लेट का सेक्शन कौन सा है, या ये आप तो बेल्ट नहीं लगाई तो सेक्शन कौन सा है, बस उसको 2-3 याद हैं, पीछे लिखे हुए हैं उसने, तो वो उसके ऊपर ही चल रहा है। हैविंग सेड कि हम बेसिकली एक कॉम्प्लिकेट सिचुएशन को कर देते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन उसका अपने लैंग्वेज उसकी वजह से करप्शन रेशियो बढ़ जाता है। अच्छा देखें, अगर अभी तक किसी गवर्नमेंट को ये ख्याल नहीं आया कि मैं आवाम की सहूलत के लिए इसका एक उर्दू वर्जन दे दूं, तो मैं नहीं समझ सकता कि वो सिंसियर गवर्नमेंट को मैं कह सकता हूँ। वो फिर 4% पे ही रहेंगे। आप यूँ सोच लीजिए कि अगर ये बहुत आसान हो जाए और 4 का 10% हो जाए तो हम तो खड़े हो जाएंगे अपने पाँव पे। अगर 4% से हमने 6000 अरब ले लेना है तो इसका मतलब ये है कि हम तो फिर एकदम इसको डबल कर दें।
तो हम तो खड़े हो जाएंगे अपने पाँव पे। अच्छा, मैंने जब रिटर्न शुरू में भरना शुरू किया था तब मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं थी, एक शौक था कि ये हमें टैक्स पेयर होना चाहिए। जब वकालत शुरू की वकालत में कितने पैसे मिलते थे, कोई हमारे जो सीनियर कुछ दे दिया, कोई एक छोटा मोटा केस आ गया, लेकिन बस ऐसे खुशी थी कि यार टैक्स भरे। तो हमने ऐसे उस ज़माने में तो कुछ ज़्यादा वो भी नहीं था, रेशो भी बहुत कम थी। मेरा ख्याल है पहला जो हमने रिटर्न बना होगा उसमें को 500-600 रुपये भरे थे, उस ज़माना ही ऐसा था। तो लेकिन एक शौक़ था और वो हमें फ़ख्र है, आज हमारा फ़ख्र बन गया यार मैं तो वकालत के शुरू में ही टैक्स पे करता था और आज तक कर रहा हूँ माशाल्लाह। तो ये अल्लाह का करम है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि और लोग भी तो ये चाहते होंगे ना कि ये ऑनर, ये मुल्क को सर्विस देना और ऑनरेबल सिटीजन। अच्छा, उस ज़माने में एक सिस्टम शुरू हुआ था कि वो FBI वाले टैक्स पेयर्स को कार्ड भी इशू करते थे। मेरे पास भी अभी तक कार्ड है, एंटीएन कार्ड। बाद में पता नहीं क्यों उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। ये ऑनर देना होता है। वो एंटीएन कार्ड की जो इशुएंस है ना, वो इतनी लेट होती जा रही थी कि एक्सपायरी के बाद मिल रहे थे। उन्होंने कहा इसको बंद करें, बात तो ऑनर की थी। अच्छा देखें, आपने यहाँ पे एक ऐसी बात छेड़ दी जो काफ़ी लंबी और बड़ी काबिल गौर है, लेकिन मैं मुख्तसर कर देता हूँ उस बात को। देखें, टैक्स देना एक ऑनर होना चाहिए, टैक्स देना ऑनर होना चाहिए, और उसको ऑनर कभी भी गवर्नमेंट ना बना सके। ना कोई हेल्थ कार्ड ऐसे हैं सेपरेटली टैक्स पेयर्स के लिए, कोई सेपरेट कोई VIP लॉन्जेस नहीं है टैक्स पेयर्स के लिए, लाइक जिस तरह कुछ चलो जो इतना टैक्स पे करता है उसको तो कर दे, उसको तो करें। अच्छा, जो बंदा इतना अच्छा सर्विस पर्सनल है उनको तो अदरवाइज भी फैसिलिटेटेड होते हैं, वो किसी हद तक, तो कोई ऐसे फर्क नहीं, किसी हद तक। तो बात ये है कि वो मेरी वाली बात है कि गिव एंड टेक के ऊपर दुनिया खड़ी है। तो मुझे बताएं तो सही, मैं इस टैक्स के बदले मुझे आप दे क्या रहे हैं? कम इज्जत ही दे दें, बजाय से कि आप ऐसे नोटिस आते हैं यू आर डायरेक्टेड टू कम एंड यू आर फलाना ऑर्डर कम इतना। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें इस टैक्स पेमेंट के बदले, मेरी हार्ड अर्न अमाउंट है, मैं पेमेंट देना चाह रहा हूँ, मेरे पास कमाई है मेरी हलाल की, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको गवर्नमेंट को कुछ दूँ ताकि मेरे मुल्क को लगे, मेरा मुल्क तरक्की करे, आइंदा नस्लों को कुछ मिले कुछ। अच्छा, हॉस्पिटल नजर आए, स्कूल। और दुनिया देखें कहाँ से कहाँ लग गई, हम लगता है किसी गाँव में रहते हैं। उस तरक्की को देखते हुए तो हमें ये कहा जा सकता है, लेकिन हमने किया क्या? हमने क्या किया कि हमने उसके बदले उसको हार्डशिप्स दी। कभी रिटर्न फॉर्म में गलती है, कभी कानून में तब्दीली है, कभी आपके सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, जो एक दफ़ा भर देता है वो हमेशा फंस जाता है। तो मीनिंग देयर बाय के ये एक ना बड़ी इस्लाहात रिक्वायर्ड है, बड़ी इस्लाहात रिक्वायर्ड। हम आते हैं दोबारा फिर इस्लाहात की बात करते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर वक्फे के लिए कहा जा रहा है, इंशाल्लाह वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। प्लीज़ स्टे विद अस। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम मईशत और सियासत में खुशामदीद। हम प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम गुजरत। जी शेख साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम बात चल रही थी हमारी, अब हम कंक्लूडिंग टाइम है, तो उसमें आप कोशिश करेंगे हम कि इसको किस तरह से। भट्टी साहब, इसमें ना हम बात कर रहे थे इस प्रोग्राम के हवाले से कि यार कुछ ऐसी बातें हमारी आवाम को आगाही हो और साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट को भी, कि हमें वो क्या इस्लाहात रिक्वायर्ड हैं जिससे हमारी इस आवाम के अंदर ये शऊर पैदा हो जाए, या आगाही आ जाए कि ये भी एक ज़िम्मेदारी है। देखें, मैं इस सिलसिले में ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि टैक्स बाय फोर्स लिया ही नहीं जा सकता, और अगर आप बाय फोर्स लेंगे तो कितने लोगों से ले लेंगे? आपकी टैक्स मशीनरी, आपकी कॉम्पिटेंसी आपकी इतनी बड़ी नहीं है। चंद लोगों से, आप सिर्फ चंद लोगों से ही टैक्स ले सकते हैं, और उन चंद लोगों की मदद से आप क्या करेंगे कि चंद ही ऑर्डर कर सकेंगे, और वो भी एक रिकवरीज और अपीलों में जाके टूट जाता है। होना ये चाहिए कि एक ऐसी आगाही, एक सिस्टम हो जाए, तो उसमें कुछ चीज़ें नोट फरमा लेते हैं हम। नंबर 1, सबसे पहले हमारी ज़्यादातर आवाम इंग्लिश नहीं जानती। ये जो पहले भी आपने बात की, मैं इसको, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, उसको उर्दू में लाएं। नंबर 2, मुझे मेरे टैक्स पेयर को ये बताएं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। जब मैंने एक टैक्स भरा, आज मेरा टैक्स बजट में, फाइनेंस में कहाँ गया, वहाँ से मेरा कौन सा पुल बन रहा है, कौन सा हॉस्पिटल बन रहा है, ताकि मेरे अंदर ये तो एतमाद हो कि ये ज़ाया नहीं होना। बजाय से कि जब मैं
अपने हुक्मरानों की शाह खर्चियाँ देखूंगा तो मैं और डिस्करेज होऊंगा। जी तो तीसरी बात, टैक्स का जितना भी स्ट्रक्चर है ना, उसको लगाएं इस्लाहात के ऊपर कि आप नए टैक्स पेयर्स लाएं, उनको आप रेवेन्यू टारगेट्स मत दें। अभी क्या हो गया कि आपने उनको रेवेन्यू टारगेट्स दे दिए, जो पहले सालाना होते थे, फिर बाय एनुअली हुए, फिर ये क्वार्टरली हुए, फिर ये मंथली हो गए, और अब वीकली इनसे कलेक्शन पूछी जाती है। तो वो बाय फोर्स और बाय हुक एंड क्रुक वो टैक्स पेयर ही एग्जिस्टिंग होंगे, उन्हीं को पकड़ेंगे। अच्छा, पकड़ लेते फिर आगे नहीं चलेगा वो, फिर वो आगे नहीं चलेगा। बड़ी अच्छी बात की थी, हमारे एक इकोनॉमिस्ट थे, उसने कहा था कि घोड़े को आप ज़बरदस्ती पानी तक ला सकते हैं, पिला नहीं सकते। तो ये टैक्स है, आप उसको ज़बरदस्ती टैक्स कहाँ तक लेंगे। इसके अलावा इस आगाही मुहिम के साथ साथ कुछ ऐसा सिस्टम हो कि टैक्स रूट कॉज से निकालें। मतलब हमारा जो बच्चा है जब मैट्रिक FA BA तक होता है तो उस वक्त तक उसको टैक्स की ये पता होता है कि कुछ है, एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन ऐसी लाएं, शुरू में ये इंट्रोड्यूस करवाएं कि हमारा टैक्स सिस्टम कैसे चलता है। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ टैक्स पेयर को ऑनर करें, इसको टैक्स पेयर ना समझें, ये हमारा कस्टमर है। एक सोसाइटी में डिसिप्लिन कायम करना है एक्चुअली जी, उसको इज्जत दें, उसको रिस्पेक्ट दें, उसको देखें। जब ये IMF ने सारा स्ट्रक्चर बना था RTOs का, तो ऑफिसर्स नीचे आते थे, और पूरी दुनिया में अमेरिका, आपका इंग्लैंड, ये निज़ाम है कि ऑफिसर नीचे आके आपको मिलते हैं सिर्फ फॉर द रीज़न कि उस टैक्स पेयर को पता लगे कि ये मेरी रिस्पेक्ट के लिए नीचे। अच्छा, हम कोई भी अच्छी इस्लाह होती है तो पता नहीं बहुत जल्दी हम उस लाइन को क्यों छोड़ देते हैं, या शायद पता नहीं हम यहाँ भी हुआ था जब ये LTU बने और वो चंद दिन रहा और चंद दिन के बाद उसके बाद छोड़ दिया गया। अब वही टैक्स पेयर दफ्तरों के बाहर कार्ड भेज रहा है और अंदर इंतज़ार कर रहा है और ऑफिसर अंदर बिजी है। तो मैं समझता ये हूँ कि जहाँ तक टैक्स पेयर के दिल में जो खौफ है कि मैं जो टैक्स दूंगा मैं फंसता चला जाऊँगा, ये निकाल दें। बस ये बात, उसको आप ये सपोर्ट कर दें कि तुमने जब टैक्स दे दिया, तुम अब हमारे मेहमान हो, हमने तुमसे और नहीं पूछना, तुमने अपनी कंप्लाइंस पूरी की है। हाँ, तुम जाओ और जाके बाकी अपने दोस्तों को, बाकी बिजनेसमैन कम्युनिटी को बताओ कि मुझे इन्होंने इज़्ज़त दी है, इन्होंने मेरे से रिस्पेक्ट दी है, इन्होंने मुझे तंग नहीं किया। अभी क्या है कि वो टैक्स पेयर जब जाता है वापस उस दफ्तर से, वो माहौल लेके एक ऑफिसर के एक बुरे रवैये की वजह से इसका हर्ट होता है कि वो बाकी लोगों को यही एक पैगाम देता है कि हरगिज़ यहाँ मत जाना, ये रवैया इनका ठीक नहीं है हम लोगों के साथ। तो ये एक गैप है, ये वो गैप है जो ब्रिटिश रूल में था, वो आज तक उससे भी बढ़ गया है, उससे बढ़ गया है, उसको ख़त्म ना कर सके ये 70 सालों में। तो मेरा बहुत शुक्रिया के साथ मैं आपका और भट्टी साहब का, यूबी साहब का, कि इन्होंने इतना टाइम दिया, और मैं ये ख्वाहिश रखूँगा कि मेरी आवाम भी इस चीज़ को सुने और मेरी गवर्नमेंट इस चीज़ को समझे। यहाँ पर एक बात बड़ी काबिल गौर ये भी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा टैक्स पेयर है, ये इस कदर करेज या इस कदर आगाही नहीं रखता कि अपने खुद मसाइल बयान करे। इसके लिए वो वकला का सहारा लेता है। मैं चाहता हूँ कि ये सहारा ना मिले, लेकिन और वकला और अच्छा काम भी किसी तरफ करें। मैं हुकूमत वक्त से ये बात करूँगा कि जब भी कोई चेंज करना चाहें, कोई इस्लाह करना चाहें, टैक्स पेयर्स को, टैक्स बार्स को साथ लेके जाएं। हम भी इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और बड़ी दिललगी से कर रहे हैं, और हमारी ये ख्वाहिश रही है कि ये बार बार की तब्दीली की वजह से जो आवाम की तंगी है वो दूर हो जाए। और टैक्स पेयर्स के बगैर मैं नहीं समझता कि अब ये स्ट्रक्चर मुकम्मल हो सके। जी, बहुत मेहरबानी शेख साहब, आप तशरीफ़ लाए अपने कीमती वक्त में से और निकाल के। इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी प्रोग्राम में ज़रूर आपको बुलाएंगे। नाज़रीन, हमने कोशिश करते हैं हम कि मुल्क के मौरूज़ी हालात को देखते हुए कि मुल्क की मईशत को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, लोगों की पार्टिसिपेशन को किस तरह से यकीनी बनाया जाए, और लोग एतमाद करें अपनी हुकूमत पे, अपने सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम पे, और मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर अपना किरदार प्ले कर सकें। नाज़रीन, किसी और प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे।